वेलकम टू एम्बाइब, दिस इज योर सिल्वर सर। एंड बच्चों, आज जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। सो यहां पर जो है आपकी जर्नी आज के लेक्चर की स्टार्ट हो उससे पहले जल्दी से याद दिला दूं कि आपको एम्बाइब की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आप इस लेक्चर के बाद बहुत अच्छे से आज जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस कर पाए। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको सारे कंसेप्ट्स पे यहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और आप एक टेस्ट की तरह उसको जो है दे सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर है हमारे पास, हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों, एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कर दो, ऑलरेडी हमने जो है यहां पर क्या क्या कर लिया है, ताकि आप उन कंसेप्ट्स को जो है देख ले और उसके बेसिस पे से जो है आज का हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसको कर पाए। तो आप ध्यान से देखिए, आज हम स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है इसकी बात करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करी जाती है इसकी बात करेंगे, एंड बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट, इसकी भी बात करेंगे। तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है अगर समझ में आ जाती हैं, इसके बाद आपको जरूर प्रैक्टिस के लिए एम्बाइब का जो है वो प्लेटफॉर्म यूज करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। सबसे पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसका क्या मतलब है। देखो, स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है वो क्या अपने को डिस्क्राइब करता है। इट मींस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हो रहा है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं तो एक के साथ दूसरा कितना रिएक्ट कर रहा है, इसकी आज हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल जो है मैं तुम्हें लेके दिखाता हूं। N2 plus 3S2 gives 2NH3। अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे पास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इंडस्ट्रियली, और इसके जो प्रोडक्शन है उसको करा जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेके इन अ प्रोसेस कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत फेमस है बिकॉज इसकी वजह से दुनिया में काफी चेंजेस जो हैं वो आए हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर यहां पर इस रिएक्शन को देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है। एसेंशियली यहां पर आपके पास बच्चों लिखा हुआ है कि अगर N2 जो है वो हमने लिया है कितना, एक मॉलिक्यूल या फिर एक मोल, तो एक मोल N2 या फिर एक मॉलिक्यूल N2 के जो है रिएक्शन अगर होती है तो H2 कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर हम यहां पर H2 की बात करें, ठीक है, तो H2 जो है बच्चों यहां पर जितना भी N2 लोगे उसका 3 टाइम्स काम में आएगा। जैसे कि अगर आप यहां पर 1 मोल जो है वो लेते हो तो यहां पर 3 मोल जो H2 है वो काम में आएंगे। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी आपने N2 लिया है उसका डबल अमाउंट आपको NH3 का मिलेगा, एंड जितना भी आपने H2 जो है वो कंज्यूम करा है उसका यहां पर जो है अगर 3 टाइम्स H2 यूज कर रहे हो तो 2 टाइम्स NH3 यहां पर बनेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड वाला जो है अपने पास फंडा, वो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। और ध्यान से सुन लो, क्योंकि बच्चों हम मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि मोल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इन मास। कैसे कन्वर्ट किया जाता है भाई, मोलर मास को यूज करके। सो मोलर मास वाला जो फंडा है उसको अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो ध्यान से देखो कि भाई हमारे पास जो N2 है उसका एक मोल को अगर हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहां पर 28 ग्राम N2 जो है वो कंज्यूम हो रहा है। एंड अगर हम 3 मोल की बात करते हैं H2 की, इसको हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कितना होता है हमारे पास 2, तो हमारे पास यहां पर 6 ग्राम जो है H2 कंज्यूम होगा। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग NH3 की अगर बात करें तो यहां पर 34 ग्राम NH3 बनेगा। क्यों? बिकॉज जो हमारे पास NH3 का मोलर मास होता है वो कितना होता है भैया, वो होता है अपने पास 17। ठीक है, तो यहां पर एक स्टूडेंट जो है हमसे पूछ रहा है कि ओलियम वाला कंसेप्ट जो है वो बता दीजिए। बिल्कुल ओलियम वाला कंसेप्ट भी होगा आगे जाके, जब हमारी लेक्चर की सीक्वेंस के अंदर हम एक बार स्टोइकियोमेट्री ढंग से सीख जाएंगे और मोल्स और वॉल्यूम इन सब का फंडा एक बार क्लियर हो जाएगा तो हम यहां पर पेरोक्साइड ओलियम ये भी डिस्कस करेंगे। इसमें कोई जो है डाउट नहीं है, आप रेगुलरली फॉलो करिए ताकि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी के अंदर मिले। अच्छा, एक और बात बच्चों, मोल कंसेप्ट के अंदर हमने क्या सीखा है, मोल कंसेप्ट के अंदर हमने ये भी सीखा है कि मोल्स को किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशली एट STP। आप यहां पर देख सकते हो कि यार नाइट्रोजन जो गैस है हमारे पास, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस अगर हम 1 मोल लेके चलते हैं तो फिर अपने पास STP पे 1 मोल कोई भी गैस
22.4 लीटर होती है। H2 अगर इसकी हम बात करें, ये भी अपने पास क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। अगर हम इसको लेके चल रहे हैं कि यार इसके अगर हम 3 मोल्स लेके चल रहे हैं तो कितना वॉल्यूम होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, तो ये अपने पास 67.2 लीटर है। एंड अगर अमोनिया की बात करें तो यार अमोनिया जो है, अगर हम 2 मोल यूज कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 44.8 लीटर जो है ये हमारे पास रहेगा। तो यहां पर मोल्स को हम मास और जो है वॉल्यूम ऑफ गैसेस इसके फॉर्म में भी कन्वर्ट करके हम यहां पर रिएक्शन की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप लिख सकते हैं। दैट मींस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये सब जो चीज हम करते हैं या तो हम मोल की टर्म्स में कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सबसे प्रेफरेबल चीज है, या फिर हम यहां पर ये जो अपने पास वॉल्यूम्स हैं इनको डायरेक्टली जो है हम यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि देखो यहां पर अपने पास 1 है तो इसलिए हम यहां पर 1 यूज कर रहे हैं। रेशियो की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 है इसलिए हम यहां पर 3 यूज कर सकते हैं। अब अगर सपोज हमारे पास N2 जो है वो 1 मोल ना लेके अगर हम N2 जो है बच्चों 2 मोल लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग H2 अपना कितना कंज्यूम होगा, हम क्या बोलेंगे, तो हम यहां पर वापस से इस रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के मोलर रेशियो देखेंगे। 1:3 के रेशियो में हमारे पास यहां पर रिएक्शन होती है ताकि N2 और H2 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, पूरे खत्म हो जाए। तो अगर हमारे पास 1 मोल कंज्यूम हो रहा है N2 तो 3 मोल H2 कंज्यूम होगा। अगर हमारे पास 2 मोल N2 कंज्यूम हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उससे पूरा रिएक्ट करने के लिए H2 जो है वो हमारा कितना लगेगा। इसके बेसिस पे हम यहां पर बोल सकते हैं कि यार अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहां पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस अपने पास यहां पर 6 मोल्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे। ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिक यूनिटरी मेथड, इजंट इट। यूनिटरी मेथड जो 5th क्लास में करते हो कि अगर इससे इतना बन रहा है तो इससे कितना अपने पास जो है वो बनेगा, इजंट इट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस रिएक्शन को लिखने के बाद मोल्स की टर्म्स में या हमारे पास वॉल्यूम्स की टर्म्स में या मास की टर्म्स में हम स्टोइकियोमेट्री केमिकल रिएक्शन की डिस्क्राइब कर रहे हैं। फंडा अगर क्लियर है बिल्कुल तो यहां पर जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट है तो कमेंट्स के अंदर बताओ कि यार आपको जो है यहां पर ये फंडा क्लियर है कि नहीं। अब एक और चीज अगर आपको याद हो बच्चों कि जब हम बात करते हैं मोल्स की तो मोल्स को एक और तरीके से जो है हम यूज करते हैं और वो क्या है, हम मोल्स के थ्रू किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी निकाल सकते हैं। या हमारे पास इस तरीके से बोला जाता है कि भाई 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। सो जब 1 मोल हम लेके चल रहे हैं दैट मींस अमोनिया के एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं किससे, H2 के यहां पर 3 एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, दैट मींस 3 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर। और अमोनिया जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो यहां पर हम मॉलिक्यूल्स, मोल्स, वॉल्यूम इस टर्म्स में तो डायरेक्टली मोल कंसेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं और साथ ही मास भी जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें चीजों के मोलर मास पता है तो, ठीक है जी। चलो अब यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम यहां पर ये जो रिलेशन है इसी के बेसिस पे जो मोल और मोल का रिलेशन होता है किसी भी रिएक्शन में उसको भी समझ लेते हैं। क्या मतलब है कि जैसे सपोज किसी भी प्रॉब्लम में आपको किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं या कितने मोल्स बन रहे हैं ये गिवन हो, तो किसी दूसरे वाले अपने पास जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके मोल्स कैसे निकालेंगे। एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। तो जैसे हमने बोला कि अगर हमारे पास N2 के 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो हाइड्रोजन के 6 मोल कंज्यूम होंगे। इसको अगर मैं लिखना चाहूं एक फॉर्मूले के फॉर्म में तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है कि अगर सपोज हमारे पास एक यहां पर रिएक्टेंट है A और उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट मींस जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे नंबर लिखा रहता है
तो वो जो हमारे पास है ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होते हैं हमारे पास, जो पहले हमारे पास लिखे रहते। तो हम ए के जितने भी मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं उसको अगर डिवाइड करें ए से, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, कि जो हमारे पास ये बी है इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दो बी से, एंड दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी, दैट इज द प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है यहां पर, डिवाइडेड बाय सी, एंड इट विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय डी। ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है रिलेशन रहता है सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में, कि अगर हमारे पास यहां पर सपोज ए के हमें पता है कि कोई रिएक्टेंट हमारे पास ए है, उसके सपोज हमारे पास 2 मोल्स जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम यहां पर ये निकाल सकते हैं बच्चों कि मोल्स ऑफ बी जो है वो कितने यहां पर जो है अपने रिएक्ट कर रहे होंगे या कंज्यूम हो रहे होंगे। इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में जब करके देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये जो फॉर्मूले हैं इनको कैसे जो है लगाया जाता है। वापस से मैं यहां पर अमोनिया की जो प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस उसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, N2 + 3S2 gives 2NH3। ये बच्चों हमें यहां पर रिएक्शन जो है वो पता है, और आप देख सकते हो कि यार आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया जो है यहां पर 3D मॉडल जो है वो भी आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसका इंडस्ट्री में प्लांट जो है वो सेटअप होता है। आप ध्यान से देखिए यहां पर ये जो है आपके पास H2N2 है ना, ये जो हमारे पास है अगर हम इसको देखें बच्चों तो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस इन दोनों को साथ में मिक्स करके, ठीक है, इन दोनों को साथ में मिक्स करके एक दूसरे जो है चैम्बर में डाला जाता है जहां पर इनका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और फिर इसको पास किया जाता है थ्रू अ कैटलिस्ट, और यहां से आपकी जो अमोनिया गैस है बच्चों वो प्रोड्यूस होना चालू होती है। एंड जो भी अमोनिया गैस यहां पर आपकी जो है बनती है उसको नेक्स्ट जो है चैम्बर के अंदर कूल करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये पूरी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हाउ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। अब आपको यहां पर ऐसा दिया गया है कि भाई ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो कितने होंगे अगर हम 20 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस हेबर्स प्रोसेस के अंदर। यहां पर हम बोल रहे हैं कि अमोनिया जो है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 20 मोल्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार H2 जो है यहां पर H2 के मोल्स कितने कंज्यूम होंगे इस प्रोसेस में। क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला हमने सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे। तो बच्चा लोग यहां पर ये जो बहुत बढ़िया तरीके से हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करके स्टोइकियोमेट्री की सारी टेंशन जो है वो हम खत्म कर देंगे। क्या बोलेंगे हम कि ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो होगा वो होगा मोल्स ऑफ H2 consumed divided by 3 is equal to moles of ammonia produced divided by 2। ठीक है, क्यों, बिकॉज देखो यहां पर 3 और 2 ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और हमने बोला था कि जितने भी आपके रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं जो कंज्यूम हो रहे हैं उसको डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कितना प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो हमें इक्वालिटी जो है यहां पर मिल जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जैसा हमें बोला है कि यार H2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए, सो व्हाट वी विल से इज कि मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज 20, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 जो हमारे पास कंज्यूम होंगे डिवाइडेड बाय 3। एंड अब आप देख सकते हो कि बच्चों ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो ये हमारे पास निकल के आएगा मोल्स H2 के 30। ठीक है जी, यस। तो क्या ये हमारे पास जो है यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है 30?
ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। जैसे हमने यहां पर रिलेशन डिस्क्राइब करा है उसी को बच्चों आपको रेगुलरली यूज करना है, और बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सब जगह आपको ये वाले मोल के रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोल्स के जो रिलेशन हैं उसको बहुत ही क्लियरली समझ लें कि कोई भी चीज को इक्वालिटी में हम क्यों लिख रहे हैं, है ना जी। वेरी गुड। यहां पर जो है हमारे पास मैथमेटिक्स, यहां पर स्टेटस, यहां पर देवाशीष, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं। आपको ये फंडा जो है क्लियर हो गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर जो हमने रिलेशन यूज करा मास का, ठीक है, पहले हमने जो समझा था कि मोल से मास कैसे निकाला जाता है, अगर हम मास के टर्म्स में यूज करना चाहें किसी क्वेश्चन के अंदर तो वो कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन जो है वो अगर आपका कंज्यूम होता है तो फिर कितना आपका वाटर प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहां पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे इसकी। अमोनिया जब किससे रिएक्ट करता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है? क्लियर है कैसे? बिकॉज आप देख सकते हो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर एक एक है, हाइड्रोजन जो है यहां पर चार चार है, ऑक्सीजन जो है वो चार चार है। ठीक है। नाउ अगर हम मोल्स की टर्म्स में बात करें तो व्हाट वी कैन से हियर इज कि भाई क्योंकि हमारे पास CH4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो भाई यहां पर 1 मोल CH4 अगर हम लें वो 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 1 मोल CO2 देगा और 2 मोल H2O देगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर अब हम यहां पर CH4 का सपोज जो मोल्स गिवन है, 1 मोल गिवन है, उसको मास की टर्म्स में जो है कन्वर्ट कर दें तो कैसे करेंगे? इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। CH4 का मोलर मास बच्चों क्या होता है? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल मिला के 12 प्लस 4 इंटू 1 हमारे पास 16 आएगा। सो दैट्स वाई 1 मोल इज 16 ग्राम एंड इससे जो H2O बनेगा वो 2 मोल बनेगा। H2O के मोलर मास 18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 36 ग्राम। दैट मीन 16 ग्राम आपके मीथेन से 36 ग्राम जो है यहां पर H2O प्रोड्यूस होगा। सो यहां पर हमने मोल्स के साथ मास जो है उसको कैसे यूज करते हैं वो देखा है। आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये सारी की सारी चीजें करवाई जा सकती हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो यूज करके हमारा किस तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे मासेस या वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलेट होते हैं ये आपसे जो है करवाया जा सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। वेलकम वेलकम क्लासेस 11th, वेलकम अक्षु। तो यहां पर आपका जो सेशन है उसको आप यहां पर जरूर जो है पूरा पूरा देखिए और इस जो स्टोइकियोमेट्री है उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अपनी इसी के बेसिस पे चलती है। ठीक है जी, चलिए एक बहुत बढ़िया सा आपको यहां पर मैं क्वेश्चन कराता हूं। बच्चों हमारे पास जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है तो आपको पता है यहां पर क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो यार यहां पर एल्यूमिनियम मेटल ये जो आपके पास है आप देख सकते हो कि यार यहां पर एक लेयर जो है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, Al2O3 इसकी लेयर अपने पास क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, तो जब हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वी हैव अ बेसिक इक्वेशन कि Al plus O2 gives Al2O3। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हमें देखें तो बच्चों हमें यहां पर बोला गया कि ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स ये कंज्यूम हो रहे हैं और मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है ग्राम्स में कितना बन रहा है या कितना कंज्यूम हो रहा है वो जो है हमें यहां पर बताना है। अगर हमारे पास 1.5 मोल जो है ऑक्सीजन कंबाइन होकर Al2O3 जो है बना रहे हैं तो यहां पर एल्यूमिनियम कितना कंज्यूम होगा ये हमें बताना है। क्या करेंगे इसके लिए? स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है।
आपसे रिएक्टेंट्स के मोल्स या उनके मासेस या वॉल्यूम ऑफ गैसेस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट करवाया जाए, जहां पर भी आपको स्टोइकियोमेट्री का बेसिक रिलेशन लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको यहां पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बैलेंसिंग? जनरली सबको पता है कि आपके पास यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम्स हैं राइट हैंड साइड पे हो जाएं, वो बैलेंस हो जाएं, मतलब इक्वल हो जाएं, तो आपका काम हो जाएगा। सो यहां पर अगर हम देखें Al2O3 बच्चों अपने को यहां पर गिवन है। अगर हम यहां पर जैसे 1 2 3 4 ये सब लगा के देखेंगे तो अपने पास 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको जब रेगुलरली करते हैं बैलेंसिंग, तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 1.5 मोल, दैट इज 1.5 मोल जो है वो कंज्यूम हो रही है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम जो है उसका कितना मास आपका जो है कंज्यूम होगा। यहां पर पीसीएम पूछ रहा है इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर क्या है। इसमें हमने फर्स्ट सबसे पहले जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट किया था। पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे पास अवेलेबल है बेटा, आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। एम्बाइब का आपका ये जो यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके आगे के लेक्चर जो है मिस नहीं हो जाए। ठीक है जी। तो अब देखो यार, यहां पर हमारे पास 1.5 मोल अगर ये ऑक्सीजन के मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, हम यहां पर एल्यूमिनियम का मास निकालने के लिए सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री का बेसिक रिलेशन लिखेंगे। एंड व्हाट इज दैट? स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास यहां पर मोल्स एल्यूमिनियम के कंज्यूम होंगे, मोल्स ऑफ Al कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 4, ये किसके इक्वल आना चाहिए? मोल ऑफ O2 कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। क्या ये बात आपको यहां पर क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर है तो बस वैल्यू डाल दो, आंसर जो है अपना मोल्स की टर्म्स में आ जाएगा। मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम हमारे पास हो जाएंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 3, और इसके बेसिस पे अगर हम मोल्स ऑफ Al कंज्यूम लिखना चाहें तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बच्चों, जल्दी से मुझे आप कमेंट्स के अंदर आंसर कीजिए। मोल्स ऑफ Al हमारे पास कितने हो जाएंगे? दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 0.5, दैट इज व्हाट 2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं ये आ गया है। ठीक है दैद्रा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आप यहां पर मेरे को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आपका जो है पूरा सिलेबस जो है वो मैं कवर करा रहा हूं, और बहुत ही अमेजिंग तरीके के विजुअलाइजेशंस के साथ, ताकि आपको केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा फील आए, इसके लिए जो मैं ले रहा हूं। तो आप यहां पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके इस तरह के अमेजिंग लेक्चर्स मिस ना हो। तो देखो यार, यहां पर मोल ऑफ Al जो है वो तो अपने को मिल गए। अब हमसे क्या बोला गया है कि मास जो है एल्यूमिनियम का वो बताना है। वेल, मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर जितने भी मोल्स हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें बच्चों यहां पर इससे मिल जाता है। अगर हम एटॉमिक मास लें 27, उसको ग्राम्स की यूनिट्स में लिख दें तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास यहां पर 2 इंटू 27, दैट इज 54 ग्राम जो है वो निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से स्टोइकियोमेट्री के अंदर मोल्स और मास को जो है वो रिलेट किया है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? क्या हम यहां पर जो है इसको लगा के देख लें कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि नहीं है? तो भाई कंप्यूटर महाशय आप यहां पर बता दीजिए, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन है, आप इसको जो है रिवाइज करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है उसमें हमने मास की बात करी। अब हम नेक्स्ट बच्चों यहां पर वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, या आपको वॉल्यूम गिवन हो तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्रॉपर्स के लिए एडवाइस, ड्रॉपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपना गोल सेट करना कि मुझे कितने टाइम में क्या चीज कवर करनी है। बिकॉज ड्रॉपर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है
कि यार वो सिलेबस को पहली बार नहीं देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से डिफिकल्ट पार्ट हैं, कौन से आपके जो है यहाँ पर इजी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपका ड्रॉपर्स के फॉर्म में एक फोकस होना चाहिए कि यार जितने भी इजी पार्ट्स हैं सिलेबस के, उससे मुझे निपटा देना है जल्दी से। जैसे कि केमिस्ट्री की अगर बात करें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अगर आप एक सही सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो वो पूरे पेपर के अंदर सबसे आसान पार्ट जो है वो निकलता है। नेक्स्ट, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी की जो है वो रट डाली है तो कोई आपको मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता, चाहे आप जेईई की बात करो, चाहे आप नीट की बात करो, इवन जेईई एडवांस के अंदर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर एनसीईआरटी जो है वो याद कर लो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना फिजिकल केमिस्ट्री को अप्लाई करने के फंडे जो है वो क्लियर होते जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखो, ड्रॉपर्स के लिए बहुत ही जरूरी है कि यार हम जो है रेगुलरली इस चीज को करें। चलिए, सो यहां पर अब हम क्या करें बच्चों, वॉल्यूम जो है वो स्टोइकियोमेट्री में कैसे घुसाया जाता है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, गैसेस, सपोज हमें गैसेस गिवन है, हमें सपोज ये बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कर रहा है तो फिर हमारे पास यहां पर में क्या रिलेशन होगा वॉल्यूम्स में। ठीक है, अगर हमारे पास 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है तो फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना काम में आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखो आप क्या करोगे, यहां पर आप सिंपल सा बोलोगे कि अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो 2CO + O2 गिव्स 2CO2, ये रहेगा। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 2 मोल जो CO हैं वो 1 मोल O2 से रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हम 2 मोल को अगर बच्चों कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम्स की टर्म्स में तो क्या करेंगे, गैसेस के लिए हम STP पे बात कर रहे हैं, STP पे तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, सो वी कैन से 44.8 लीटर जो अपने पास CO है वो रिएक्ट करता है 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस से, एंड दैट्स व्हाई यहां पर हमारे पास इस तरह का रिलेशन जो है निकल के आ रहा है। अब यहां पर सपोज आपको बोला जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 5.2 लीटर है, तो आप किस तरीके से यहां पर निकालेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कितना होगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों वो मैं आपको बताता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। हमने ऑलरेडी जो हमारे पास लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है अगर हम उसकी बात करें तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि रिएक्शंस में जब गैसेस गिवन होती हैं तो वहां पर जो मोल्स होते हैं गैसेस के वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या हमने ये चीज पढ़ी है? बिल्कुल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अगर तुमने लेक्चर नहीं देखा है तो वहां पर जाके इसको देखो, वी हैव लर्न दिस। सो अगर हम यहां पर मोल्स की बात जो करते हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्री के रिलेशन में, वही बात हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहां पर यह लिख रहा हूं कि मोल्स ऑफ CO कंज्यूम्ड, इसको डिवाइड करें 2 से तो यार हमारे पास क्या आएगा, मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 1। अब यहां पर मोल्स की जगह आप वॉल्यूम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मोल्स की जगह अगर आप वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1। इसको भी बच्चों हम करेक्ट रिलेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? बिकॉज वी आर सेइंग कि मोल्स आर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो जब हमारे पास मोल्स के टर्म्स में लिखा है उसकी जगह अगर गैसेस के लिए हम वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट विल आल्सो बी अ करेक्ट रिलेशन। तो दैट्स व्हाई अगर यहां पर जैसे हमें दिया गया है 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एट दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो हमारे पास कितना कंज्यूम होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2.6 लीटर। ठीक है, ये हुआ स्टोइकियोमेट्री के अंदर किस तरीके से जो है वॉल्यूम का फंडा लगाया जाता है। सो यहां पर हमारे पास वॉल्यूम का ये फंडा क्वेश्चंस के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
ध्यान से देखो, बहुत अमेजिंग तरीके से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन जो है वो दिखाने वाला हूं कि भाई साहब, अगर हमारे पास 40 ml ऑफ मीथेन जो है वो कंप्लीटली बर्न कर रही है यूजिंग 80 ml ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दो, ये क्या है, गैसेस, उनके वॉल्यूम लिखे हुए हैं, एंड कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको मल्टीपल पॉइंट्स पे दिमाग लगाना है एंड यहां पर स्टोइकियोमेट्री के अंदर वॉल्यूम्स को यूज करते हुए काम करना है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहां पर ये रिएक्शन दिखा देता हूं कि देखो, जो हमारे पास ये मीथेन होता है वो एक नेचुरल गैस के फॉर्म में हमें मिलता है। तो आपने सुना होगा कि घर के अंदर जो है नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है, तो वहां पर जब आप गैस को जलाते हो अपनी किचन के अंदर, तो बच्चों यही रिएक्शन जो है वो हो रही होती है कि आपके पास CH4 O2 से रिएक्ट करता है और CO2 और H2O जो है वो देता है। अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं, देन CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस करके अगर यहां पर देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि यार CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। ठीक है जी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि यार CO2 और O2 बर्न कर रहे हैं, तो अगर स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में इसको लिखा जाए, व्हाट वी कैन से हियर इज कि मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 1 जो यहां पर कंज्यूम हो रहे हैं वो होंगे मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम डिवाइडेड बाय 2। या फिर इसी चीज को हम वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास यहां पर वॉल्यूम ऑफ CH4 कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 2। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहां पर आपको 40 और 80 जो है वो लिखा है, तो यहां पर अगर मैं 40 डालूं और यहां पर मैं 80 डालूं, तो क्या वो हमारे पास बैलेंस आउट हो रहा है? बिल्कुल बैलेंस आउट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये जो रिएक्शन होगी उसमें पूरा पूरा 40 ml मीथेन पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा 80 ml ऑफ ऑक्सीजन से, है ना, क्योंकि हमारे पास ये बैलेंस आउट हो रहे हैं। तो जब ये पूरे पूरे हमारे पास यहां पर रिएक्ट कर जाएंगे, इससे अब हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है वही बचेंगे। अब प्रोडक्ट्स यहां पर क्या क्या है, ध्यान से देखिए। CO2 बच्चों यहां पर एक प्रोडक्ट है और H2O जो है ये एक प्रोडक्ट है। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना चाहूं, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसमें फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2। इजंट इट? ये भी हम लिख सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री का बेसिक रिलेशन जो मोल्स की टर्म्स में था। पर हमने यहां पर एक और चीज मेंशन है, ध्यान से देखो कि यार हमें क्या बताना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। इसका मतलब CH4 ने O2 से पूरा पूरा रिएक्ट करा और पूरे पूरे वो कन्वर्ट हो गए CO2 और H2O में। और आप जानते हो कि यार अगर मैं किचन के अंदर इस तरीके से जो है गैस बर्न करता हूं, तो मुझे वहां पर जो भी मिलता है वो गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा प्रोडक्ट। CO2 जो है वो हमारे पास जो है गैसियस फॉर्म में आएगा, H2O जो गैसियस फॉर्म में आएगा। पर जब हम इसको बर्न करते हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि यार ये तो बहुत गरम गरम होंगे गैसेस। तो ये जो गरम गरम गैसेस हैं, इनको लिया गया है और कूल डाउन कर दिया गया है। इनका टेम्परेचर जो है कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया भाई? भाई इनको तो जो है रूम टेम्परेचर पे लेके आ गए। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे इनको लेके आ गए हो, तो एक इंटरेस्टिंग बात होगी क्या कि देखो, रूम टेम्परेचर पे जो CO2 गैस होता है तो गैस के फॉर्म में ही रहता है, पर रूम टेम्परेचर पे पानी H2O ये तो भाई लिक्विड होता है ना। तो हमारे पास ये जो गैसेस बनी है CO2 और H2O का जो मिक्सचर है रिएक्शन का, अगर हम इसको रूम टेम्परेचर लेके आ जाते हैं, तो जो CO2 है वो तो गैसेस के फॉर्म में ही रहेगा, पर H2O लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट,
तो गैस के बारे में पूछ रहे हैं बस, कि जो आपके पास गैस बनी है ना, वो कितना है जब हमने रिएक्शन मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन कर दिया। दैट मीन्स बच्चों, हमसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ CO2 का जो है डिस्कशन कराया जा रहा है कि आप ये बता दो कि वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है यहां पर वो कितना रहेगा। हम यहां पर इस इक्वेशन के अंदर फर्दर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CH4 कंज्यूम्ड divided by 1 is equals to volume of CO2 produced divided by 1। H2O कहाँ गया? लिक्विड के फॉर्म में चला गया। ठीक है, हालांकि गैसेस के फॉर्म में अगर आप उसका वॉल्यूम लिखो तो लिख सकते हो, पर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा है रूम टेम्परेचर पे जो गैस है उसका वॉल्यूम बता दो। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ CH4 कंज्यूम इज इक्वल्स टू 40, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। H2O भी प्रोड्यूस हो रहा है बट रूम टेम्परेचर पे लाने पर लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है। यहां पर अपने पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहना चाहिए, करेक्ट आंसर शुड बी 40 ml ऑफ CO2। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हमारा निकला है। आपको बिल्कुल यहां पर प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाएगी क्या हमने यहां पर करा है, अगर आप इस तरह का फंडा जो है यहां पर समझ गए तो। बट अभी जो हमने बच्चों यहां पर पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में भी रिएक्टेंट सपोज पूरे कंज्यूम हो गए, पर यहां पर एक और कंसेप्ट आता है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सपोज दिवाली के टाइम पे आप जो हैं 3 भाई बहन जो है वो हैं, पर अनार जो है घर में जलाने के लिए वो 2 ही हैं। तो फिर क्या होगा कि 2 जो हैं आपके भाई बहन वो तो जला लेंगे, ठीक है, और एक जो है आप में से उसको बिना अनार जलाए रहना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपकी जो खुशी है, आपका जो वहां पर इंटरेस्ट था दिवाली का, वो थोड़ा लिमिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों लिमिट हो जाएगा? बिकॉज जो यहां पर अनार थे वो लिमिटिंग हो गए हैं। वो क्या हो गए हमारे पास? लिमिटिंग हो गए कि यार हमारे पास 3 बच्चे अगर हैं तो उनके लिए 3 अनार हो तो सब इक्वली जो है वहां पर जला के अनार को खुश हो जाएंगे। बट क्योंकि हमारे पास 3 बच्चों में 2 ही अनार हैं, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, तो फिर हमारे पास यहां पर एक बच्चा जो है वो अनार नहीं जला पाएगा। वेरी सिमिलरली ऐसा हमें रिएक्शंस में बच्चों देखने को मिल सकता है कि यार जो हमारे पास यहां पर जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा अमाउंट में है एज कंपेयर टू अदर, तो उससे क्या होगा कि जितना आपके पास यहां पर रिएक्टेंट हैं वो एक दूसरे के साथ पूरा रिएक्ट जो है वो नहीं करेंगे। कुछ रिएक्टेंट आपके पास बचा रह सकता है। इसको मैं एक बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन के फॉर्म में दिखाता हूं। देखो जैसे A और B ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट जो हैं वो कैसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं AB के फॉर्म में। ठीक है, एक A एक B अपने पास AB बनाता है। नाउ अगर हमारे पास A जो हैं वो कितने हैं, सपोज यहां पर हम काउंट करें कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 A हमको दे रखें, ठीक है, और B जो हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 ही हैं यार। तो जो हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा? प्रोडक्ट अगर हम बोलें कि हमारे पास AB है तो भाई हमारे पास इस B से ये A रिएक्ट कर गया, इस B से ये रिएक्ट कर गया, इस B से ये रिएक्ट कर गया, इस B से ये रिएक्ट कर गया। इसका मतलब हमारे पास जो AB बने यहां पर वो कितने बन जाएंगे? 4 AB जो है वो बन जाएंगे। पर रिएक्शन खत्म होने के बाद 4 AB के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा? 4 जो है A वो बचे रह जाएंगे। सो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यार ओरिजिनली, ठीक है, इनिशियली या ओरिजिनली जो हमारे पास रिएक्टेंट्स का अमाउंट है अगर वो 8 और 4 का है तो रिएक्शन खत्म होने के बाद फाइनली अपने को क्या देखने को मिलेगा कि यार A जो है वो हमारे पास 4 बचे रह गए, B जो है वो पूरे कंज्यूम हो गए और AB जो है वो हमारे पास 4 बने हैं। सो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे कि यार A जो है बच्चों वो एक्सेस
रिएजेंट है, एक्सेस है, क्योंकि बी जो है वो तो पूरा पूरा खत्म हो गया और ए अभी भी बचा हुआ है। और बी के बारे में हम क्या बोलेंगे, क्या ये जो बी है यहां पर, इसने इस रिएक्शन को लिमिट कर दिया, इसने इस रिएक्शन को लिमिट कर दिया। इसी वजह से बी को हम बोलेंगे यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है जी। तो ये बच्चों हमें रिएक्शंस में ध्यान देना होता है कि क्या आपको कोई ऐसे रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में तो नहीं दे रखा कि यार दूसरा वाला रिएक्टेंट तो पहले ही कंज्यूम हो गया और हमारे पास एक जो है बचा रह गया। ये कंसेप्ट हमें हमेशा चेक करना पड़ता है क्वेश्चंस में। ध्यान रखना, तुम्हें क्वेश्चंस में लिख के नहीं दिया जाएगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तुम्हें ये खुद चेक करना पड़ेगा कि मुझे क्वेश्चन में कहीं बाउंसर तो नहीं डाला है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट घुसा के। अगर आप ये सोच रहे हो कि सपोज मैं यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट नहीं लगाऊं तो मैं क्या गलती कर सकता हूं, जैसे इस केस में अगर मैं ये सोचूं कि यार एक ए से एक ए भी बनता है, तो अगर मैं गलती जो है वो करूं तो मैं ऐसा सोचूंगा कि 8 ए से 8 ए भी बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर ध्यान से किया जाए तो फिर बी लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होगा। एक बी से एक ए भी बनता है तो 4 बी से 4 बनेंगे, बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लो, क्वेश्चंस में इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप लोगों को यह कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब सर अगर ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो क्या इसकी कोई ट्रिक है कि हम बता दें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक को जो है ध्यान से सुन लो। वेरी सिंपल थिंग, कभी भी आपको जो है बच्चों क्वेश्चंस के अंदर स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान तरीका है। आपको जैसे कि गिवन है बच्चों कि एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, हेबर्स प्रोसेस। अब यहां पर N2 का 1 मोल गिवन है, H2 का आपको 4 मोल गिवन है, आपसे पूछा गया है NH3 कितना बनेगा। तो आप यहां पर ये चेक करिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है, जितने भी आपके मोल्स गिवन हैं उसको आप उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देख लीजिए। यहां पर H2 के 4 मोल गिवन हैं तो आप उसको यहां पर डिवाइड करके देख लीजिए कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। एंड आप देख सकते हो कि यार यहां पर 4/3 वो बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 1। तो इस कंपैरिजन से, इस इनइक्वालिटी से हमें समझ में आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। एंड जो आपका यहां पर छोटा नंबर आए उसी का रिएक्टेंट बच्चों अपने पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में LR लिख देता हूं, LR इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट यहां पर क्रिएट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और H2 जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, वो बचा रह जाएगा। अगर हम यहां पर रिलेशन लगाएं, मोल वाला रिलेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई देखो, मोल ऑफ N2 कंज्यूम्ड, मोल ऑफ N2 कंज्यूम्ड, ध्यान रखना कंज्यूम लिख रहा हूं मैं, कंज्यूम्ड, ये बहुत जरूरी है अपने को याद रखना कि कितना N2 कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। H2 के लिए भी आप ये लिख सकते हैं, बट आप क्या लिखेंगे? मोल ऑफ H2 कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय 2। पर आपको ध्यान रखना है कि H2 जो कंज्यूम होगा उसके बाद भी कुछ एक्सेस बचा रह जाएगा। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? अब आपने एक बार इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी, उस इनइक्वालिटी आपने देख ली, उसके बाद आप उस इनइक्वालिटी को जो है वो हटा दीजिए वहां से। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर क्या करिए? इसको हटा दीजिए। एक बार आपने लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लिया कौन सा है, उसके बाद आप इस इनइक्वालिटी को यहां से हटा दीजिए।
अब आप सिंपल सा यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अगर मेरे पास N2 जो वो है 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, NH3 जो है वो 2 मोल जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, यहां पर हम लिखेंगे 1 मोल जो है वो पूरा पूरा अपने पास कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग NH3 अपने पास कितना बचेगा, 2 मोल जो है वो बचेगा। पर H2 कितना बचेगा, क्या वो हम निकाल सकते हैं? अगेन इट्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, इट इज द कंसेप्ट ऑफ आर मोल कंसेप्ट, जो स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन है कि देखिए 1 मोल से 3 मोल H2 कंज्यूम होता है, तो दैट मीन्स यहां पर 1 मोल से 3 मोल कंज्यूम होके 1 मोल अपना रह जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात? वेरी गुड। सो लिमिटिंग रिएजेंट का एक बार बच्चों हमने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब इसको जो है हम यहां पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं, आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कब और कैसे आपको लगाना है। ध्यान से देखिए, आपके पास यहां पर रिलेशन है CO2 + 3H2 गिव्स CH3OH + H2। आपके पास बहुत बढ़िया सा, मैं यहाँ पर जो है विजुअलाइजेशन भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर CH3OH, ठीक है, इस तरह का अपना मॉलिक्यूल दिखता है। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो कि भाई आपका CO2 + 3H2 गिव्स CH3OH, ये अगर गिवन है तो इस केस में when we will write this reaction and apply the mole concept, तो वो किस तरीके से लगेगा। अब आप चेक कर लो सबसे पहले, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है। ये बहुत जरूरी है चेक करना सबसे पहले कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। यस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास है। अब हमें यहां पर क्या गिवन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिथेनॉल दैट इज CH3OH कितना मैक्सिमम बन सकता है अगर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जहां पर भी बच्चों आपको रिएक्टेंट्स के मोल्स गिवन हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट गिवन है, वहां पर आपको जरूर चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। यहां पर जितने आपके रिएक्टेंट्स हैं सबके मोल्स गिवन है, ऐसे केस में आपको जरूर ये चेक करना है कि यार लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी देख के। कौन सी वाली इनइक्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहां पर ये जो मोल्स हैं 2, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और यहां पर 3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए और ये देख लीजिए कि यार छोटा कौन सा है। आप देख सकते हो कि यार यहां पर जो है ये जो है छोटा है, दैट मीन्स H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके बाद आप इस इनइक्वालिटी को हटा दीजिए यहां से। इसके बाद आप इस इनइक्वालिटी को हटा दीजिए एंड अब आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो आप लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो H2 है उसके मोल्स अगर 3 कंज्यूम होते हैं डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, वो होगा मोल्स ऑफ CH3OH प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, 1। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास CH3OH जो है वो कितना बन रहा है, वो हमारे पास यहां पर 1 मोल जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या ये फंडा जो है हम सही तरीके से यहां पर अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो यहां पर हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाया है एंड अब मैं चाहता हूं बच्चों कि आपके पास ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इस होमवर्क क्वेश्चन को खुद से करिए। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है कंसेप्ट कैसे लगेगा इसको अप्लाई करके देखिए, बिकॉज जब तक आप अपने हाथ से जो है इसको नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा पूरा प्रोसेस क्लियर नहीं होगा कि यार इसके अंदर जो है हमारा क्या फाइनल जो है चीज होने वाली है। ठीक है जी, एंड यहां पर आपके पास ये सोल्यूशन भी है, इसको आप बाद में जाके जो है देख सकते हैं। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। स्टोइकियोमेट्री की बच्चों हमने आज बात करी है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास कंज्यूम, अगर एक रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाता है तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है, और जो दूसरा वाला हमारे पास बचता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है। ये पूरा पूरा कंसेप्ट आज हमने देखा है। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सारे लेक्चर्स फॉलो करिए। तो आज जो है आपके सिल्वर सर यहां पर एंड कर रहे हैं। बाय एवरीवन।
Keep imbibing. We believe in you.